का यूनिट 1 पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट। सो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस ध्यान से देख लो, सारे कंसेप्ट्स मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। जो जो चीज़ें तुम्हें लर्न करनी है वो भी मैंने इसमें डाल रखी है। टेलीग्राम पे मैं वीडियो के बाद नोट्स डाल दूंगा, वो देख लेना एक बार, और ये वीडियो अच्छे से देख लो, स्कोर करोगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर दे। पहले तो देखो, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या क्या बताया अपने को। डेटाबेस का पर्पस क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, व्यू क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, ईआर मॉडल कैसे होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस, कंस्ट्रेंट्स, एक्सटेंडेड ईआर क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होती है, वो सारी अपन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला है, जो आता ही आता है, ठीक है, जिसके श्योर मार्क्स है तुम्हें। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, या फिर डेटाबेस का आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो पहले देखो तुम्हें ये डायग्राम लर्न करनी है। सो इसमें ना, ठीक है, अभी ये सारी चीजें लर्न करना है ना, हार्ड हो सकता है, पर तुम्हें कैसे करना है देखो। पहले तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे वाला पार्ट तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसमें डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, डिक्शनरी डेटा, इंडाइसेस, ठीक है, डेटा डिक्शनरी, ये सब, ये तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज में जो जो चीजें होती हैं वो 3 4 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मतलब ये, यहाँ पे 4 टाइप के यूजर्स है, ठीक है। नाइव यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 4 यूजर लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, क्वेरी टूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, ये लर्न कर लो, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, जो तुम्हें स्ट्रिक्टली लर्न करना है ना, वो वाली चीजें देख लो, ठीक है। ये तो हो जाएगा तुमसे लर्न, क्योंकि ये बहुत ईजी है। उसके बाद 1 और 2, ये 2 लाइन तुम लर्न कर लोगे। उसके बाद देखो, 2 बॉक्सेस बना दो, क्यूरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। स्टोरेज मैनेजर में ट्रांजिशन मैनेजमेंट, फाइल मैनेजर, बफर मैनेजर, ठीक है, ऑथेंटिक ऑथराइजेशन मैनेजर, ठीक है, सारे मैनेजर है, ठीक है। एक आध याद भी नहीं रहा ना, 3 लिख दो। और स्टोरेज मैनेजर, मेन चीज क्या है कि तुमने स्टोरेज मैनेजर लिखा और उसमें 2 3 मैनेजर डाले, ठीक है। ये वाला पार्ट भी लर्न हो जाएगा। बचा क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंपाइलर एंड लिंकर, डीएमएन क्यूरीज, डीडीएल इंटरप्रेटर, ठीक है। सो ये 6 चीजें, इनमें से तुम्हें 3 4 याद रही तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हें मेन चीज क्या है कि क्यूरी प्रोसेसर, और उसके अंदर 4 5 चीजें तुम्हें लिखनी है, ठीक है। मेन तो 1 2 3 4, ये 4 चीजें लिख दो। क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन लिख दो, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ो चीजें, बट मुझे पता कि क्या होगा, तुम अभी लर्न कर लोगे, अभी बिना देखे सब सब कुछ लिख भी लोगे, पर प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम में तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद नहीं आएंगी और तुम पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो वैसे मत करना। मेन क्या है, 4 चीजें, डिस्क स्टोरेज, स्टोरेज मैनेजर, क्यूरी प्रोसेसर और यूजर्स, ठीक है। सो ये 4 चीजें तुम्हें ड्रॉ करनी है। डिस्क स्टोरेज तो तुम्हें अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है, डेटा इंडाइसेस, स्टैटिस्टिकल डेटा, डिक्शनरी डेटा, ठीक है। ये चीज हो गई डेटा डिक्शनरी, ये सारी चीजें डिस्क स्टोरेज में आ गई। उसके बाद यूजर्स। यूजर्स मतलब कौन से, नाइव यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सोफिस्टिकेटेड, ये अभी डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करते हैं वो, ये सब चीज़ें, एप्लीकेशन इंटरफेसेस होते हैं, क्यूरी टूल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये ऊपर और नीचे का पार्ट तुम लर्न कर लोगे, ईजी है। उसके बाद स्टोरेज मैनेजर, नाम में ही है स्टोरेज मैनेजर, मैनेजर में सारे मैनेजर डाल दो। बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ट्रांजिशन मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, ऑथराइजेशन मैनेजर, ठीक है। ये भी लर्न हो जाएगा। क्यूरी प्रोसेसर में 3 4 चीजें जो नाम हार्ड है याद करने को, पर उसमें से भी देखो, कंपाइलर एंड लिंकर लर्न हो जाएगा, डीडीएल इंटरप्रेटर लर्न हो जाएगा, डीएमएल क्यूरीज लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये डायग्राम तुम्हें लर्न करनी है। उसके बाद आते हैं अभी उसकी थ्योरी पे, ठीक है। सो एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूँ। हाँ, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, डेटाबेस डीबीएमएस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और कौन कैसे काम करता है ये बताता है, ठीक है। इस आर्किटेक्चर को जनरली अपन फोर मेन लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। 4 मेन लेयर्स। फर्स्ट है यूजर लेयर। यूजर लेयर मतलब सारे यूजर आते हैं उसमें, कौन कौन यूज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। इस लेयर में वो सब यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उन लोग उनका रोल अलग अलग होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन उनकी नॉलेज और यूज केस, ठीक है। उनको कैसे यूज करना है, उनकी क्या नॉलेज है, उसके ऊपर उनका यूज केस अलग रहता है, ठीक है। जो सारे लोग जो डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो आते हैं फर्स्ट लेयर में, मतलब यूजर लेयर, ठीक है।
उसमें देखो पहले आते हैं नाइव यूजर्स, ये देखो ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। इस नाइव यूजर्स मतलब ये लोग नॉर्मली एप्स या फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि एटीएम, ऑनलाइन टिकट बुकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इन्हें डेटाबेस स्ट्रक्चर का कुछ नॉलेज नहीं होता, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। बस एक इंटरफेस होता है जिससे वो डेटा एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस आता है, उससे वो डेटा एक्सेस कर लेते हैं बस, ठीक है। एग्जांपल मोबाइल ऐप से बैंक बैलेंस चेक करना, ठीक है। अभी देखो नाइव यूजर मतलब वो सारे यूजर्स जिनको जो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखो नाइव यूजर्स, उनको क्या आएगा, एप्लीकेशन इंटरफेस मतलब यूआई, जो यूजर इंटरफेस होता है वो। नाइव यूजर्स को मेन क्या रहता है चीज, कि उनको डेटाबेस के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता पीछे डेटा का क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। उनको बस यही पता है कि ओके मैंने ऐप लॉग इन कर लिया, ये इंटरफेस है, यहाँ पे मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है, मैं चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करूंगा, पिन डालूंगा, बैंक बैलेंस देख लूंगा, खत्म। ये होते हैं नाइव यूजर्स जिनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब ये लोग कोड लिखते हैं जो डेटाबेस के साथ काम करे, ठीक है। ये वाले अभी नाम नहीं है, देखो प्रोग्रामर्स मतलब क्या, ये देखो ये वाला सेकंड, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। लिखा ही है एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब ये लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं जो डेटाबेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन यूज करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें एसक्यूएल एम्बेडेड होती है। एग्जाम्पल होटल बुकिंग सिस्टम बनाना, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं, अभी तुम्हारा डेटाबेस क्या करता है, डेटा हैंडल करता है, ठीक है। पर वो किसके लिए डेटा हैंडल करता है, एप्लीकेशन के लिए ना। सो वो जो एप्लीकेशन है जो डेटाबेस के साथ काम कर रहा है, वो बनाने का काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का, ठीक है। ये लोग हो गए एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सो वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो, सोफिस्टिकेटेड यूजर, इनके पास एसक्यूएल या डेटा एनालिसिस का नॉलेज होता है, ठीक है। मेन चीज जो डेटाबेस होता है उसका नॉलेज इनको होता है, ठीक है। ये लोग एसक्यूएल एडिटर्स, बीआई टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखते हैं जैसे सिलेक्ट, जॉइन एक्सेट्रा, ये सारी क्वेरीज जो डेटाबेस में यूज होती है वो सारी क्वेरीज ये लिखते हैं, ठीक है। एनालिस्ट जो सारे रिपोर्ट के लिए कस्टमर परचेज डेटा की क्वेरी करता है, ठीक है। मतलब जो भी डेटाबेस का काम करता है वो सारे यूजर्स सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, इनको नॉलेज होती है, ठीक है। उसके बाद डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पूरा डेटाबेस सिस्टम मैनेज करने वाले लोग, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम को कौन मैनेज करता है, डीबीए, नाम में ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम क्या होता है, यूजर एक्सेस का डेटा देना, ठीक है, बैकअप लेना, इंडेक्सिंग, ट्यूनिंग, सिक्योरिटी सेट करना एक्सेट्रा, जो भी डेटाबेस में काम होगा वो ये लोग करते हैं। इनके पास कंट्रोल होता है पूरे डेटाबेस का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है ऑब्वियसली। डेटाबेस डीबीए इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहा है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी होती है, हर एक डेटाबेस में इंडेक्सिंग होती है, वो उसकी स्ट्रेटेजी डीबीए डिसाइड करता है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। ये देखो डीबीए क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स होते हैं उसके पास, और सोफिस्टिकेटेड यूजर्स क्या करते हैं, क्यूरी देते हैं, इसीलिए उनके पास क्यूरी टूल्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते हैं, इसीलिए उनके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। और नेव यूजर्स मतलब एंड यूजर्स, जिनको कुछ पता नहीं होता, बस वो यूज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का इंटरफेस मतलब यूआई से इंटरेक्ट कर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट लेयर, इजी था। उसके बाद देखो क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है, सिस्टम का ब्रेन होता है। क्वेरीज जो होती है ना, जो हमने दी है क्वेरीज, उनको समझता है, ट्रांसलेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है और फाइनली एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे होती है, समझो। कंपाइलर और लिंकर क्या करता है, जो प्रोग्रामर ने लिखा हुआ कोड है, जावा, एसक्यूएल, ठीक है, मैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है, जो प्रोग्रामर ने लिखा हुआ कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स जो होती है ना, उनको डीबीएमएस के क्वेरी इंजन से लिंक करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये इंजन है, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, इससे कनेक्ट कर रहा है वो एसक्यूएल के प्रोग्राम्स को, ठीक है। हम्म, उसके बाद प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड मतलब ये कंपाइल प्रोग्राम होता है जो डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड होते हैं, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, पहले से कंपाइल्ड प्रोग्राम है जो डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी होता है। इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर देखोगे तो ये नाइव यूजर्स एप्लीकेशन इंटरफेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो ये कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है जिसमें एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है।
उसके बाद डीएमएल क्वेरीज। डीएमएल क्वेरीज मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या कहता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी जो चीज़ें जो हम करते हैं डेटाबेस में, ये क्वेरीज डेटा को फेच, इंसर्ट या मॉडिफाई करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, ये देखो डीएमएल क्वेरीज। ठीक है, डीएमएल क्वेरीज क्या होती है, सिलेक्ट। अभी तुम डेटाबेस तुमने यूज किया होगा ना प्रैक्टिकल्स में कॉलेज में, तो तुमने देखा होगा सिलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट। सो ये सारी जो क्वेरीज तुम लिखते हो ना, ठीक है, ये क्वेरीज को फेच करना, ठीक है, ये क्वेरीज का काम है ना डीएमएल क्वेरीज से होता है। ठीक है, डीएमएल क्वेरीज क्या करता है, इन क्वेरीज की हेल्प से तुम डेटा को फेच कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारा डीएमएल क्वेरीज के थ्रू होता है। उसके बाद आता है डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, डीएमएल क्वेरीज को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज करता है। अभी जो भी डीएमएल क्वेरीज होती है ना, उनको लो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, डायरेक्टली तुम कंपाइल नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज करता है ये डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर, नाम में ये कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, सो ये यहाँ पे, ठीक है, डीएमएल क्वेरीज से कनेक्टेड होता है डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर। ये क्या करता है, डीएमएल क्वेरीज को लो लेवल का था, ये देखो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जिससे वो रेडी हो जाती है एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। ठीक है, एक्चुअल क्वेरी रन करता है ये। ठीक है, यहाँ पे सारी जो क्वेरीज है ना, वो एक्चुअली रन होती है। ये स्टोरेज मैनेजर से डेटा एक्सेस करता है, क्वेरी को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्टिमाइजर लॉजिक यूज करता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है, ये क्या कर रहा है, एक्चुअली तुम्हारी क्वेरी रन कर रहा है। ठीक है, ये स्टोरेज मैनेजर से डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, और क्या करता है, तुम्हारी क्वेरी को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्टिमाइजर लॉजिक यूज करता है। ठीक है, उसके बाद देखो डीडीएल इंटरप्रेटर। डीडीएल इंटरप्रेटर मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ये सारी जो चीज़ें, ठीक है, ये डिक्शनरी को अपडेट करता है, जिसमें टेबल नेम्स, कॉलम्स, कंटेनर्स वगैरह होता है। ठीक है, सो ये भी तुम अब अपन आगे डीप में देखेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड वाला लेयर। थर्ड लेयर है स्टोरेज मैनेजर। इसमें सारे मैनेजर आते हैं। ये देखो स्टोरेज मैनेजर बैकएंड का बॉस होता है। स्टोरेज मैनेजर का काम क्या होता है, डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करना, रिट्रीव करना और सिक्योर करना। ठीक है, इस लेयर के कंपोनेंट्स डेटा के एक्चुअल स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देखो बफर मैनेजर। बफर मैनेजर क्या करता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को रैम में टेम्पररीली रखता है। ठीक है, एक बफर की तरह रैम में टेम्पररी डेटा होता है, जिससे वो जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है ना, वो रैम में रहता है, जिससे तुम अगर वापस यूज करना हो तो उससे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ये देखो इससे डिस्क से बार बार डेटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पीड बढ़ती है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली यूज जो डेटा है ना, वो रैम में एक टेम्पररीली रखा जाता है कि तुम बार बार यूज करने वाले हो उसे। सो हर बार तुम्हें डिस्क से जाके डेटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये जो काम करता है ये बफर मैनेजर का होता है। फाइल मैनेजर क्या करता है, डेटा फाइल्स का अरेंजमेंट, स्पेस एलोकेशन और डिस्क ब्लॉक मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा फाइल्स को अरेंज करना, स्पेस एलोकेट करना, डिस्क ब्लॉक को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजर है, उनके नाम में ही है। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, यूजर के एक्सेस कंट्रोल और डेटा के रूल्स एनफोर्स करना, जैसे प्राइमरी की, नल की हो सकती है, फॉरेन की वैलिड, ये सिक्योरिटी के लिए काम आता है। ठीक है, और नाम में ये देखो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ये देखता है, ये इंटीग्रिटी देखता है, एक्सेस कंट्रोल कि कौन एक्सेस कर सकता है डेटा को, और रूल्स जो होते हैं कि ये छोड़ के बाकी का कोई एक्सेस नहीं कर सकते, रूल्स एनफोर्स करना, ये सारी चीज़ें ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर करता है। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ठीक है, एसीआईडी प्रॉपर्टीज को इंश्योर करता है, और एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये डेटा की होती है प्रॉपर्टीज। अभी ये तुम्हें डीप में देखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो एसिड प्रॉपर्टीज को इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, ये वाला। ठीक है, डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज मतलब डेटाबेस की असली घर, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर एक्चुअल डेटा और मेटा डेटा फिजिकली स्टोर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, डेटा, ये एक्चुअल यूजर डेटा होता है जो टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब फास्ट सर्चिंग के लिए इंडेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस जो हम बनाते हैं फास्ट सर्चिंग के लिए, जैसे बी ट्री, हैश इंडेक्स, ये सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट्स हो, तो तुम 100 के 100 स्टूडेंट्स को रोल नंबर दे दोगे, वो रोल नंबर क्या करेगा, इंडेक्स इंडेक्स का काम करेगा, और जब तुम 21 रोल नंबर एक्सेस करना चाहोगे तो वो स्पेसिफिक नाम बता देगा। ठीक है, ऐसे
ऐसे इंडेक्सिंग काम करती है बेसिक, वही यहाँ पे हो रहा है। डेटा डिक्शनरी मतलब इसमें मेटा डेटा स्टोर होता है, डेटा का डेटा, डेटा अबाउट डेटा, वो सारा पता है तुम्हें, मेटा डेटा, जैसे कि टेबल नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स, यूजर रोल्स एक्सेट्रा। ये डीबीएमएस का रेफरेंस गाइड होता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है ये डेटा। और उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करना, टेबल के रो काउंट होना, इंडेक्स यूजेज, कितना यूजेज हो रहा है इंडेक्स का, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स डेटा होता है ना एक्सेट्रा, ये सारा स्टैटिस्टिकल डेटा में आता है। ठीक है, समझ गए? सो तुम्हें ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम तो तुम लर्न कर लोगे। उसके बाद यूजर्स, पहले तो यूजर्स, तुम यूजर्स लिख दो, फर्स्ट वाला यूजर लेयर में यूजर्स लिख दो, नेव यूजर पता है। उसके बाद एप्लीकेशन, सोफिस्टिकेटेड और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हो गया, ये एक लेयर तुम लिख पाओगे अच्छे से। उसके बाद आ जाओ स्टोरेज मैनेजर पे, स्टोरेज मैनेजर वाला ये भी तुम लिख पाओगे कि स्टोरेज मैनेजर में कौन होता है। बफर मैनेजर जो फ्रिक्वेंटली डेटा स्टोर करता है, फाइल मैनेजर जो एक्चुअली में फाइल्स मैनेज करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद ऑथोराइजेशन एंड इंटीग्रिटी जो सिक्योरिटी के लिए होता है, एक्सेस कंट्रोल देखता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मैनेजर भी हमने देखा था। ठीक है, कहाँ पे है, एक सेकेंड, ये थर्ड वाला देखो, ट्रांजैक्शन मैनेजर जो एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर करता है। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उसके बारे में लिख दो, नाम के बारे में लिख दो कि ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता होगा, ट्रांजैक्शन मैनेज करता है। इजी, ये हो गया स्टोरेज मैनेजर। डिस्क स्टोरेज भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, डिस्क स्टोरेज के बारे में लिख सकते हो, डेटा के बारे में लिख सकते हो, इंडेक्सेस, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है। ठीक है, बचा एक ही पार्ट, क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर में अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यूरी प्रोसेसर मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ होता है, ये ब्रेन है सिस्टम का। ठीक है, कंपाइलर एंड लिंकर हमने देखा। कंपाइलर एंड लिंकर क्या करता है, जो भी कोड प्रोग्रामर ने लिखा है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड को डीबीएमएस क्वेरी इंजन से लिंक करता है। इजी, ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड मतलब ये जो है ना, ये पहले से कंपाइल किया हुआ होता है। ठीक है, पहले से कंपाइल प्रोग्राम होता है जो एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन, जिसमें एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन एम्बेड होते हैं। ठीक है, जो डीबीएमएस से इंटरेक्ट करता है। डीएमएल क्यूरीज पता है तुम्हें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर, नाम में ही है देखो, डीएमएल क्यूरीज को लो लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन ये क्या करता है, एक्चुअल में क्यूरीज को रन करता है। ठीक है, सो अगर तुम इसमें से तुम 80 60 70% तो अभी लर्न हो जाएगा, बाकी का तुम्हें एक बार अच्छे से पढ़ना है, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे दिया है, ये वाला आंसर तुम्हें खुद से पढ़ना है। इसमें एक्चुअली मैंने इंग्लिश में लिखा है कि तुम्हें पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद यूजर लेयर पर देख लिया हमने, उसके नए नेव यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये भी देखे। उसके बाद क्यूरी प्रोसेसर, कंपाइलर एंड लिंकर, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, डीएमएल क्यूरीज देखी। उसके बाद डीएमएल कंपाइलर देखा, क्यूरी इवैल्यूएशन देखा, और डीएमएल डीडीएल इंटरप्रेटर देखा। स्टोरेज मैनेजर भी देख लिया, उसमें सारे मैनेजर, बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथेंटिकेट, ऑथराइजेशन मैनेजर जो एक्सेस कंट्रोल देखता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, उसके बाद डिस्क स्टोरेज मतलब जो एक्चुअल डेटा होता है, जो इंडेक्सेस होते हैं वो इंडेक्सेस में स्टोर होता है। डेटा डिक्शनरी देखिए और स्टैटिस्टिकल डेटा देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन श्योर शॉट आने वाला है, ये करके ही जाना है। इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डेटाबेस सिस्टम टू बी यूजेबल इट मस्ट रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, बराबर है, डेटा तो एफिशिएंटली रिट्रीव करना पड़ेगा। द नीड ऑफ एफिशिएंसी हैज लेड डिजाइनर टू यूज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन द डेटाबेस। ठीक है, डेवलपर्स हाइड द दिस कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द डेटाबेसेस सिस्टम्स सिस्टम यूजर थ्रू सेवरल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन दोज लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डिटेल विद एग्जांपल, मतलब बेसिकली क्या पूछा है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है और उसके लेवल्स क्या है, विथ एग्जांपल बताओ। अभी बेसिकली अभी क्या हुआ है देखो, डेटाबेस है ना, पहले तो बहुत सिंपल थे, पर अभी डेटाबेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए है ना, अगर तुम कोई भी नॉर्मल ऐप खोलोगे और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें देखोगे, तो यूजर खुद कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द चीजें, ठीक है, जो यूजर को देखने की जरूरत नहीं है वो हाइड कर देते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है छुपाना, बेसिकली हाइड करना कॉम्प्लेक्स चीजें, ताकि यूजर सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट देखे। ठीक है, यूजर को बस जितना उसको जरूरी है देखना उतना ही दिखाना है। ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है फालतू में। डेटाबेस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है,
कैसे रिलेशनशिप्स है, ये सब नॉर्मल यूजर्स को नहीं देखना चाहिए ना, वो क्यों कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए डेटाबेस में 3 लेयर होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के लोगों को अलग अलग व्यू दिखता है, ठीक है। तो 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर लिया 3 लेयर्स में वापस से, और हर एक टाइप के यूजर को अलग अलग दिखता है, ठीक है। ये देखो, वाई लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हर यूजर को सिर्फ उतना ही देखना चाहिए जितना उनको जरूरी है, ठीक है। इंटरनल डिटेल, इंडेक्सिंग, स्टोरेज, ये सब जो हमने पूरा आर्किटेक्चर देखा कैसे काम कर रहा है, ये नॉर्मल यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनल डिटेल्स, मेंटेनेंस इजी होता है इससे, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। 3 लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल को ही व्यू लेवल बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल बोलते हैं, और इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन अलग भी टाइप में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन व्यू, लॉजिकल एंड फिजिकल लेवल, तो तुम्हें पता होना चाहिए यही है वो चीज़ है, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम बनाना है वहाँ पे, व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल, ठीक है। ये देखो, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल। अभी देखो, एक्सटर्नल लेवल मतलब यूजर का नजरिया, क्या देखना है यूजर ने, ठीक है। ये लेयर इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होती है, ठीक है। इंडिविजुअल यूजर्स मतलब जो यूजर्स एंड लेवल पे यूज कर रहे हैं तुम्हारा एप्लीकेशन, उनके लिए ये लेवल होती है, ठीक है। हर यूजर को सिर्फ अपना ही डेटा दिखता है, ठीक है, जितना उनको जरूरी है उतना ही दिखता है, बाकी यूजर्स का डेटा सिस्टम हाइड कर देते हैं। ये लेवल पर्सनल व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब तुम अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलोगे तो तुम्हें बाकियों का नहीं दिखेगा, बस तुम्हारा दिखेगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम्हें बस अपना डेटा देखना है, वो दिखेगा, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट पोर्टल है तो एक स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स देख सकता है, अटेंडेंस देख सकता है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं नहीं देख सकता वो स्टूडेंट, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स का डेटा अपन हाइड कर देते हैं। ये हुए एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल। कंसेप्चुअल लेवल मतलब लॉजिकल लेवल, डेटाबेस का फुल लॉजिक डिजाइन, ठीक है। डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ है, क्या रिलेशनशिप है कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, क्या डेटा है और कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ये लेयर डेटाबेस डिजाइनर्स के लिए होता है, बेसिकली जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए। इसमें पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, टेबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, सारी चीज़ें, कि डेटाबेस वर्क कैसे कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। या डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनशिप्स डिफाइन होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये किसके लिए है? डेटाबेस डिजाइनर की। डेटाबेस डिजाइनर क्या करेंगे? डेटाबेस के टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें डिफाइन होंगे, वो यहाँ पे होती है। ये लेयर सारे एक्सटर्नल व्यूज को कंबाइन करता है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यूज को सारे ये लेयर कंबाइन करता है। ये देखो, एक टेबल स्टूडेंट है जिसमें कॉलम्स है, रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक और टेबल है मार्क्स का जिसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, मार्क्स है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपन लॉजिक देख रहे हैं कि जो ऊपर स्टूडेंट पोर्टल है उसका लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है हमें। यहाँ पे डेटाबेस डिजाइनर्स देखेंगे, वो डिजाइन करेंगे। उन्होंने डिजाइन किया, दो टेबल डिजाइन किए, एक स्टूडेंट्स का जिसमें रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट डाला, एक दूसरा टेबल बनाया, डिजाइन किया मार्क्स का, जिसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स डाले, ठीक है। ये सारी चीजें कंसेप्चुअल लेवल में आती है। इंटरनल लेवल मतलब फिजिकल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या आता है? डेटा फिजिकल डिवाइस पे कैसे स्टोर होता है, ठीक है। ये लेयर सिस्टम डेवलपर्स के लिए होते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लेयर डेटाबेस डिजाइनर के लिए होती है, ठीक है, याद रखना। और ये सिस्टम डेवलपर्स के लिए होते हैं, ठीक है। ये बताता है कि डेटा हार्ड डिस्क या स्टोरेज में कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। जो फिजिकल पार्ट आता है ना, जैसे कि डेटा हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है, कौन सी फाइल फॉर्मेट यूज हो रहा है, ठीक है, इंडेक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो फिजिकली जिन जिन चीज़ों से ना तुम्हारा ये डिसाइड होगा, हार्डवेयर डिसाइड होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंटरनल लेवल में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे? रिकॉर्ड्स बी ट्री से इंडेक्स हो रहे हैं क्या, या क्लस्टर फाइल में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से तुम्हारा हार्डवेयर अफेक्ट होगा, ठीक है। यूजर को नहीं पता, बस फाइनल रिजल्ट मिलता है। यूजर को नहीं पता ना को कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हार्डवेयर है, यूजर को बस फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, अभी एक और चीज होती है डेटा इंडिपेंडेंस। एब्स्ट्रैक्शन से सबसे पावरफुल फीचर मिलता है डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो डेटा इंडिपेंडेंस में दो टाइप होते हैं। ये क्वेश्चन है ना, अलग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो ये ध्यान से देख लो कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये हुआ है 3 लेयर जो हमने देखे एब्स्ट्रैक्शन के, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल। इन इससे क्या हो रहा है? इससे ना हमें एक सबसे पावरफुल फीचर मिल रहा है जिसका नाम है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस दो टाइप का होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल लेवल
पे कुछ चेंज हो तो एक्सटर्नल व्यू पे कोई असर नहीं होता, और अगर इंटरनल लेवल पे फाइल का फॉर्मेट चेंज हो तो लॉजिकल लेवल पे कोई असर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम में देखो, तुम्हें ये डायग्राम एग्जाम में बनानी है। एब्स्ट्रैक्शन पे कोई भी क्वेश्चन है, ये डायग्राम बना के आना। एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, और ये डेटा स्टोरेज, ठीक है। सो फिजिकल लेवल और डेटा स्टोरेज कनेक्टेड है। अभी देखो, इंडिपेंडेंस मतलब क्या, डिपेंडेंट नहीं होना है। सो कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज हुआ तो एक्सटर्नल लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब यूजर को पता नहीं चलना चाहिए। ये हुआ लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अब ये लॉजिकल क्यों है, क्योंकि कंसेप्चुअल में सारा लॉजिक होता है, सो लॉजिकल हो गया। और ये देखो, ये अगर फिजिकल में कुछ चेंज हुआ तो कंसेप्चुअल को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये हुआ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लेवल इन्वॉल्व है। इसी नाम में ही तुम याद कर लोगे। ये देखो, लॉजिकल डेटा मतलब अगर कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल व्यू को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कोई असर नहीं होना चाहिए उस पे। और फिजिकल डेटा मतलब इंटरनल लेवल पे फाइल का फॉर्मेट चेंज हुआ तो लॉजिकल लेवल पे कोई असर होना नहीं चाहिए, ठीक है। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा एनालॉजी देखते हैं जिससे तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सोचो तुम बैंक में हो, बैंक में जाते हो, एटीएम यूज करने जाते हो, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल मतलब तुम्हारी स्क्रीन पे सिर्फ तुम्हारा बैलेंस दिख रहा है, ये हुआ एक्सटर्नल लेवल। इजी। उसके बाद कंसेप्चुअल लेवल मतलब बैंक के डेटाबेस में सभी कस्टमर का डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। ये हुआ कंसेप्चुअल लेवल कि बैंक का डेटाबेस कैसा है, ठीक है, उसका डिजाइन कैसा है। इंटरनल लेवल मतलब डेटा कंप्यूटर के स्टोरेज में सिक्योरली इंडेक्स फॉर्मेट में पड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो डेटा कंप्यूटर का कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है। ये हुआ फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल, ठीक है। तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें क्या पता कि कैसे स्टोर है, कहाँ स्टोर है, ठीक है। सो ये एक रियल लाइफ एनालॉजी थी, इससे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगी। ये तुम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज, ठीक है। Instead of showing all the internal details, the system provides a simplified view to user based on their roles, ठीक है। This is achieved through levels of abstraction which separate user views from physical storage, ठीक है। External level हमने पढ़ा, this is the highest level of abstraction. This describes what part of the database a particular user or application needs, ठीक है। डिफरेंट यूजर्स में सी डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस, ठीक है। डिफरेंट, अगर चार लोगों का बैंक बैलेंस डिफरेंट होगा तो उनको डिफरेंट दिखेंगे व्यूज, ठीक है। इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम यूजर, ठीक है। इजी एग्जाम्पल, स्टूडेंट अपना पोर्टल में देख रहा है कि उसको खुद के मार्क्स, खुद का अटेंडेंस दिखेगा, दूसरे स्टूडेंट्स का नहीं दिखेगा, इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है। उसके बाद देखो कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में ये देखो, इट डिस्क्राइब्स द एंटायर लॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। इट डिफाइंस व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, क्या डेटा स्टोर है, दो दो चीज़ों दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट हाइड्स फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल में अपन ने और भी चीज़ें देखी थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, इसमें पूरा डेटाबेस स्टोर स्टोर होता है, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, यहाँ पे डेटा के टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनशिप डिफाइन होती है। ये कौन यूज करता है, डेटाबेस डिजाइनर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है। यूनिवर्सिटी जिसमें दो टेबल बने हैं स्टूडेंट और मार्क्स के, सेम एग्जांपल। उसके बाद इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। इट डील्स विथ हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर ऑन डिवाइसेस, मतलब कौन सा हार्डवेयर क्या यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट डिफाइंस द डेटा स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग एंड कंपेरिजन, ठीक है। मतलब B3 में स्टोर हो रहा है, हैशिंग से स्टोर हो रहा है, कंप्रेस फाइल्स फॉर्मेट्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये यूजर से हिडन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से डेटा इंडिपेंडेंस मिलता है, जिसके दो टाइप है, लॉजिकल और फिजिकल। ये भी दोनों हमने देख ली। इसके लिए तुम्हें बस ये एक डायग्राम लर्न करनी है, ठीक है। ये भी लर्न करना इजी, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, फिजिकल। पहले फिजिकल इंडिपेंडेंस आएगा क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्व है, और उसके बाद कंसेप्चुअल है तो लॉजिकल आएगा, और यहाँ पे डेटा स्टोर डाल दो, ठीक है। अभी देखो, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम, डीबीएमएस। सो पहले समझ लो फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें अलग अलग फाइल्स में डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। हर एप्लीकेशन अपनी फाइल बनाती है जिसमें डेटा रिप्रेजेंट होता है, रिडंडेंसी और मैसेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। सो फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है, हर एक
डेटा का है ना अलग अलग फाइल में स्टोर हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट डेटा डिफरेंट फाइल। पर अभी इससे क्या होता है पता है क्या, उससे डेटा भी ज़्यादा लगता है, मेमोरी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है, रिडंडेंसी बढ़ती है और मैनेज करना मुश्किल होता है। पर अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा को सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करता है यूजिंग टेबल्स। यहाँ पे टेबल्स में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे फाइल में हो रहा था। ये डेटा इजीली मैनेज, एक्सेस और सिक्योर कर सकते हैं एंड अपडेट करने देते हैं डेटा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरीज यूज होती है ऑब्वियसली, रिडंडेंसी कम होती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। ये डेटाबेस है और ये फाइल सिस्टम है। ये फोटो उल्टा क्यों लग रहा है भैया? हाँ उल्टा है, ये फाइल सिस्टम है और ये डीबीएमएस है, ठीक है, सॉरी वो ध्यान रखना वहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस डीबीएमएस, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या है? द फाइल सिस्टम इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम विद अ कंप्यूटर, ठीक है। डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस, ठीक है, इजी। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी डेटा कैन बी प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी होती है, डीबीएमएस में नहीं होती, ठीक है। इट डजंट प्रोवाइड बिल्ड इन मैकेनिज्म फॉर बैकअप एंड रिकवरी इफ डेटा इज लॉस। अगर इसमें डेटा लॉस हुआ तो बिल्ड इन कोई मैकेनिज्म नहीं मिलता बैकअप रिकवरी का। इट प्रोवाइड्स हाउस टूल्स फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इवन इफ इट इज लॉस, ठीक है। क्यूरी प्रोसेसिंग, देर इज नो इफिशियंट क्यूरी प्रोसेसिंग इन द फाइल सिस्टम, इसमें एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग है। कंसिस्टेंसी, इसमें लेस कंसिस्टेंसी, इसमें मोर कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन के वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लेक्स है, पर ये डीबीएमएस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और हैंडलिंग के लिए भी तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ें कैसे काम कर रही है। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, ये लेस सिक्योर है, ये मोर सिक्योर है। कॉस्ट, ये लेस एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होता, इसमें दो टाइप के होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल, हमने ऊपर देखा, ठीक है। यूजर एक्सेस, ओनली वन यूजर कैन एक्सेस एट ए टाइम, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। मीनिंग द यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोसीजर्स, यहाँ पे यूजर हैज टू राइट प्रोसीजर एंड मैनेजिंग डेटाबेस, ठीक है। शेयरिंग, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी फाइल्स सो नॉट इजी टू शेयर, यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है तो शेयर इजीली कर सकते हो, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ स्टोरेज एंड रिप्रेजेंट डेटा, इट हाइड्स इंटरनल डेटा ऑफ डेटाबेस। ये हमने ऊपर पढ़ा पूरा क्वेश्चन यही है कि इसमें हाइड होता है, जितना चाहिए उतना ही यूजर को देखना है, यहाँ पे यूजर को मिल जाता है, ठीक है, डिटेल्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। टू एक्सेस डेटा इन फाइल यूजर रिक्वायर्स एट्रीब्यूट सच एज फाइल नेम, फाइल लोकेशन, यहाँ पे से कोई एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीपीपी, कोबोल, इसका क्या है? ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर, इजी। ये डिफरेंस तुम्हें बस याद लर्न करना है। अभी अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि मेन चीज़ें काम कैसे कर रही है, तो तुम्हें डिफरेंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच, ठीक है, ठीक है। डेटाबेस अप्रोचेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस, मिनिमल डेटा रिडंडेंसी, डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रिटी एंड कंस्ट्रेंट, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, कॉन्करेंट एक्सेस एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, बैकअप एंड रिकवरी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब इसमें एक एक करके देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस है ना, तो ये देखो, पहले तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस ये दोनों आने ही चाहिए। अपन ने ऊपर पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसको ही तुम्हें लिखना है कि यूजर्स डोंट नीड टू नो वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, एक्सटर्नल, लॉजिकल, फिजिकल। व्हाई इट मैटर्स? क्योंकि इससे हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। इवन इन इंटरनल स्टोरेजेस द यूजर्स व्यू डज नॉट चेंज, दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद मिनिमल डेटा रिडंडेंसी, डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड रिपीटेड अननेसेसरी, इट स्टोर वंस एंड रेफर्ड व्हेन एवर नीडेड। इसमें देखो यहाँ पे कहा गया, ये देखो सेंट्रलाइज्ड होता है चीज़ें, जिसके वजह से इसमें लो रिडंडेंसी होती है, ठीक है। यहाँ पे अननेसेसरीली डेटा रिपीट नहीं होता है, जिससे हमारी मेमोरी भी बचती है, ठीक है। सेव्स मेमोरी, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंस और आउटडेटेड डेटा, और इजी भी होता है ये मेंटेन करने के लिए, और डेटा इजीली एक्सेस भी हो सकता है सेंट्रलाइजेशन की वजह से। इजी। रिडंडेंसी मतलब रिपीट होना, सेम डेटा 10 बार रिपीट नहीं होता इसमें, ठीक है। डेटा शेयरिंग मतलब मेनी यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा एट सेम टाइम, मतलब एक ही डेटा बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। वाई इट मैटर्स? प्रोमोट्स टीम वर्क, टीम वर्क प्रोमोट होता है, रियल टाइम अपडेट होते हैं,
ठीक है। नो नीड टू डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डेटा। अगर तुम्हारे पास एक डेटा है जिस पे तुम्हें काम करना है, तुम 2 लोग हो, तो तुम क्या करोगे, एक और डुप्लीकेट बनाओगे डेटा का और दोनों डेटा अलग-अलग लोग एक्सेस करके काम करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेस नहीं कर पाते, पर इसमें डेटा शेयरिंग अलाउड है। तो तुम दोनों एक ही डेटा पे एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है? जिससे टीम वर्क भी बढ़ेगा, रियल टाइम अपडेट मिलेंगे, डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपी की, ठीक है? डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी मतलब रूल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, एंश्योर डेटा इज़ करेक्ट एंड मीनिंगफुल। डेटा करेक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। व्हाई इट मैटर्स, नो इनवैलिड कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा, ठीक है? और मेंटेन करता है ट्रस्ट इन डेटा क्वालिटी। इजी सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस और मॉडिफाई स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डेटा, एब्स्ट्रैक्शन की वजह से होता है ये। व्हाई इट मैटर्स, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, अलाउज रोल्स बेस्ड एक्सेस, जैसे कि स्टूडेंट, एडमिन, फैकल्टी, सब लोग अलग अलग डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? अगर स्टूडेंट को एक्सेस दे दिया मार्क्स एडिट करने का, तो सब लोग 9 सीजी पे लेके कर जाएंगे ना, ठीक है? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट एक्सेस एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, मतलब मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम ऑफ ऑन द डेटा। ये सेम ही पॉइंट है, डेट का आ गया, डेटा शेयरिंग वाला ही पॉइंट है, ठीक है? कि बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर्स वर्क, ठीक है? सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग और यूजेस एसिड प्रॉपर्टीज। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे एक साथ एक्सेस हो रहे हैं और दूसरों का वर्क अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? सो इसकी वजह से मल्टीटास्किंग सपोर्ट हो रहा है। एसिड प्रॉपर्टीज भी, जैसे कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये भी डेटा की इंटैक्ट रह रही है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी, इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर और डेटा लॉस, डेटा कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक बैकअप्स। ये वाला फीचर भी फाइल मैनेजमेंट में नहीं था, ठीक है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट्स परमानेंट लॉस और इंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है? सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब व्हाट इज, डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर जो डीबी होता है उसके पास सारा कंट्रोल रहता है डेटाबेस का, ठीक है? वो हमने देखा था, डेटाबेस स्ट्रक्चर, यूजर पॉलिसीज। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब डीबीए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? उसके पास सारा कंट्रोल है। इससे क्या होता है, इजी टू मेंटेन एंड अपडेट, इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर सकता है डीबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना है डेटाबेस मैनेजमेंट और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को, ठीक है? ये हमने ऊपर देखा, फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सेम ही है, ठीक है? उसके बाद आता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मतलब क्या, देखो, ईआर मॉडल इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन, ठीक है? इट हेल्प्स यू विजुअली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? मतलब ऐसे एक विजुअल वे में हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अभी ईआर मॉडल में ना 3 मेन टाइप है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, उसके बाद तुम ईआर मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स, ठीक है? ये उसके जो सब पार्ट्स है वो अपन आगे देखेंगे। पहले देखो, वाई ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस, ईआर डायग्राम की जरूरत क्या है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आएगा, इजी मार्क्स से। ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट द ईआर मॉडल इन अ डेटाबेस, मेकिंग देम इजी टू कन्वर्ट इनटू रिलेशनशिप टेबल्स, ठीक है? दिस डायग्राम सर्व एज अ पर्पज ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, इससे रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है ऑफ ऑब्जेक्ट विच मेक्स देम इंटेंटली यूजफुल, ठीक है? अनलाइक टेक्निकल स्कीमास, ईआर डायग्राम रिक्वायर नो टेक्निकल नॉलेज, इनको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती ऑफ द अंडरलाइंग डीबीएमएस, कि तुम्हें डीबीएमएस की टेक्निकल नॉलेज ना हो फिर भी तुम समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, डेटा डेटा के साथ कैसे चल रहा है चीजें, ठीक है? ईआर मॉडल के थ्रू दे विजुअली मॉडल डेटा एंड रिलेशनशिप्स, मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजीली तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? ये देखो, ये हो गई फिगर्स, सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन। इसमें बहुत सारे फिगर्स है, उसका मीनिंग क्या क्या होता है वो देखेंगे अपन। रेक्टेंगल होता है, वो क्या बताता है, एंटिटीज जो भी है ना वो ईआर मॉडल के अंदर वो डिपिक्ट करता है। इक्लिप्स मतलब ओवल शेप होता है, जो एट्रीब्यूट्स बताता है उस एंटिटी के, ठीक है? डायमंड मतलब डायमंड शेप होता है, जो रिलेशनशिप्स अमंग एंटिटीज, मतलब दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है? वो डायमंड शेप से दिखाते हैं। लाइन मतलब उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज और अदर्स सब चीज़ों को है ना कनेक्ट करने के लिए लाइन यूज होती है। डबल इक्लिप्स मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे अलग वैल्यूज होती है एट्रीब्यूट्स की। और डबल रेक्टेंगल मतलब वीक एंटिटी होती है,
एंटिटी होती है पर वीक है, मतलब उसका ज़्यादा क्या कहते हैं, भाव नहीं होता, ऐसे समझो, ठीक है। तो देखो, एंटिटी सेट मतलब क्या है? एंटिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी टाइप, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तुम्हें लर्न नहीं करना है, बस तुम्हें लॉजिक यूज करना है, तो इसके लिए ये सारी चीजें यूज होंगी। तुम्हें समझना है एक्चुअली चीजें होती क्या है, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, ये देखो, एंड कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड एंटिटी सेट। और इस एंटिटीज के कलेक्शन को एंटिटी सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल E1 इज एन एंटिटी दैट बिलोंग्स टू एंटिटी टाइप स्टूडेंट्स, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट फॉर्म द एंटिटी सेट। इन ईआर डायग्राम बिलो द एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड एज E1। देखो, अभी स्टूडेंट एक एंटिटी है, और एंटिटी सेट मतलब E1 एक नाम, एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, और ये तीनों स्टूडेंट एक एंटिटी के अंडर आते हैं जो है स्टूडेंट, ठीक है। ये हुई एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स जैसी चीजें। देखो, पेशेंट्स, टेस्ट, डॉक्टर्स, ये एक एंटिटी है, ठीक है। बॉय, गर्ल, ये एक एंटिटी, ठीक है। उसके बाद देखो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? वो बॉय की हाइट क्या है, कलर कैसा है, ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो सारी उसकी एट्रीब्यूट्स है, मतलब वो चीज़ें जो उस एंटिटी के बारे में हमें डेटा बताती है, ठीक है। ये देखो, एट्रीब्यूट मतलब किसी एंटिटी की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर तुम्हारी एंटिटी स्टूडेंट है, ठीक है, अपना एग्जांपल पे रहते हैं, ये स्टूडेंट है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स है, समझे। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स मतलब रिलेशनशिप्स हाउ टू और मोर एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में कनेक्शन क्या है, ठीक है। ये देखो, एंटिटी स्टूडेंट और कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशन क्या है कि स्टूडेंट उस कोर्स में एनरोल्ड है, ठीक है। बेसिकली बॉय और गर्ल, तो फिर वो बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप्स हो गए उसके। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, आई होप। ये देखो, ये डॉक्टर है, पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि वो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है। पेशेंट और टेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि लॉग रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी ये एंटिटी सेट है ना, उसके बाद देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज नाम की चीज होती है, जब और वीक एंटिटीज नाम की चीज होती है। एंटिटीज के दो टाइप है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, और वीक एंटिटी मतलब डिपेंडेंट एंटिटी। ये देखो, ये अपने आप पे कंप्लीट होती है, ठीक है, मतलब इसको दूसरी एंटिटी की जरूरत नहीं होती, इसको किसी और एंटिटी की जरूरत नहीं होती यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए, ठीक है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए इसको कोई दूसरे एंटिटी की जरूरत नहीं होती, इसके पास अपना प्राइमरी की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे? स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, हियर स्टूडेंट आईडी इज प्राइमरी की, ठीक है। ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल में लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वीक एंटिटी मतलब ये एंटिटी अपने आप में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है, ये खुद से आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इसका अपना कोई प्राइमरी की नहीं होती, लेकिन पार्शियल की होता है, ठीक है। अभी तुम्हें प्राइमरी की पार्शियल की आगे पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ टोटल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। ये देखो, डिपेंडेंट, नेम, एज कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट एम्प्लॉय, सो कंबाइन करेंगे एम्प्लॉय और नेम को, ठीक है। ईआर डायग्राम में डबल रेक्टेंगल में लिखते हैं, ठीक है। सो देखो, अभी अगर तुम्हें एग्जांपल लेना है इसका स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का, तो ये वाला ले लो कि नेम और एज कांट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एम्प्लॉय, ठीक है। सो एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय अपने आप, तुमने एम्प्लॉय लिख दिया, खत्म बा। एम्प्लॉय के लिए तुम्हें कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नेम और एज है तो तुम्हें एम्प्लॉय से कनेक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी और नेम से, तभी उसको मीनिंग आएगा ना, ठीक है। सो ये हुआ स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स पे वापस। एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट्स होते हैं। की एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जो यूनिक होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके नीचे डैश कर दो, ये हो गया की एट्रीब्यूट, यूनिक होता है। अगर 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो हर एक का रोल नंबर यूनिक होगा, ठीक है। ये देखो, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है रोल नंबर, याद रखो, रोल नंबर यूनिक है इसीलिए की एट्रीब्यूट है, ठीक है। रोल नंबर यूनिक है इसीलिए की एट्रीब्यूट्स है।
उसके बाद देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, ये देखो जिस एट्रीब्यूट्स के अंदर और भी छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स है। अभी स्टूडेंट, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है एड्रेस, एड्रेस के छोटे छोटे एट्रीब्यूट है स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। ये देखो कंपोज ऑफ सीट्स, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, मतलब स्टूडेंट है जिसका एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, उसके और छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। सो ये एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री से छोटे छोटे एट्रीब्यूट से बना है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसमें एक एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। इसको दो वर्शिप देने हैं, ठीक है। फोन नंबर, एक स्टूडेंट के पास 2 या 3 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। याद रखो मल्टी मतलब मैनी, इसीलिए 2 बार वो बोल दिया, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे 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 करो कि एज है, सो एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि एज डायरेक्टली पता नहीं चलेगी, पर इसको डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिराइव्ड है कि एक स्टूडेंट है, उसका एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, और वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे दूसरा एट्रीब्यूट बना रहे हैं, वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो फर्स्ट एट्रीब्यूट के बेस से निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट्स पे, ठीक है। अपन ने देखा रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप की भी डिग्री होती है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी और एनआरई रिलेशनशिप, ठीक है। यूनरी मतलब वन एंटिटी सेट इज participating in the relationship, फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन, ठीक है। बाइनरी मतलब when टू एंटिटी सेट्स आर participating in relationship, called binary relationship. एग्जांपल अ स्टूडेंट इज enrolled in a course, ठीक है। इसमें कोर्स और स्टूडेंट दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। टर्नरी मतलब 3 एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप, कॉल्ड टर्नरी। व्हेन देयर आर n एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन array रिलेशनशिप, मतलब n नंबर ऑफ एंटिटीज सेट्स, ठीक है। ये हो गए बेसिक्स। अभी उसके बाद और एक सब पार्ट है कार्डिनलिटी करके, ठीक है। रिलेशन, ये देखो कार्डिनलिटी बताता है कि एक एंटिटी कितनी बार किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया कि कितने एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी वो एक एंटिटी जो हमने बताया वो कितनी बार, मतलब कितने एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये तो हमने देख लिया, पर वो एंटिटी कितने बार पार्टिसिपेट कर रही है ये देखना मतलब होता है कार्डिनलिटी, ठीक है। एक एंटिटी कितनी दूसरी एंटिटीज से कनेक्टेड है, उसको कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे कि वन ऑन वन एक एंटिटी सिर्फ एक दूसरे एंटिटी से कनेक्टेड है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ। वन टू मैनी मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी, जैसे कि डिपार्टमेंट और डॉक्टर, डिपार्टमेंट एक ही होगा, डॉक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर डॉक्टर एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है। मैनी टू वन मतलब बहुत सारी एंटिटी सिर्फ एक एंटिटी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो सर्जन डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे सर्जन डॉक्टर्स हैं, पर सारे सर्जन डॉक्टर बस सर्जन डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे, ठीक है। वो न्यूरोलॉजी में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो मल्टीपल सर्जरीज, सिंगल सर्जन, ठीक है। उसके बाद मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारे एंटिटीज से कनेक्टेड, दोनों साइड मल्टीपल एंटिटीज, ठीक है। नाम में ही है स्टूडेंट और कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेस में, ठीक है। ये देखो एम्प्लॉयज और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं दोनों साइड्स, इजी है। इसको याद रखना भी बहुत ईजी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी मैंने ये तुम्हें सारी चीजें बताई, कंसेप्ट क्लियर करे, क्योंकि इसके बेसिस पे तुम्हें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने नीचे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप स्कीमा दिया है, उसको कंसिडर करना है और एक ईआर डायग्राम बनाना है, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय, बुक्स, लोन। ये हो गई तुम्हारी 3 एंटिटीज, देखो एम्प्लॉय, बुक और लोन, ठीक है। ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या है? एम्प्लॉय नंबर, नेम, ऑफिस, एज। अब एम्प्लॉय नंबर सबका यूनिक होगा, ये देखो यहाँ पे देखा था हमने, की एट्रीब्यूट जो यूनिक होते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है।
सो इसको अंडरलाइन कर दिया। आगे बुक्स के एट्रीब्यूट्स है ये सारे। ISBN नंबर, एक नंबर होता है, वो हर एक बुक का यूनिक होता है, इसीलिए उसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद लोन एम्प्लॉय नंबर, ISBN और डेट, ठीक है, ये तीनों भी ये कर दिया, एट्रीब्यूट्स लिख दिया। अभी रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर बुक के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एम्प्लॉय बुक को बोरो कर सकता है, लोन एम्प्लॉय लोन बोरो कर सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर बुक के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कि एम्प्लॉय बुक को रीड करता है। हो गई है डायग्राम, इजी। अगर तुमने ये कंसेप्ट ध्यान से देख लिया ना एक बार, तो तुम्हें इजी लगेगा एग्जाम में। और हर एक का ये डायग्राम अलग हो सकता है, ठीक है। सो ये देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्ट अ ईआर डायग्राम फॉर कंपनी हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। कंपनी ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट, ठीक है, ईच डिपार्टमेंट हैज, अभी ये देखो, ये ऐसे नहीं समझेगा तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है पता है क्या? पहले तो तुम देखोगे एक एक लाइन पढ़नी है, कंपनी ऑर्गेनाइज इनटू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए, ईच डिपार्टमेंट एज अ यूनिक नेम एंड अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट, ठीक है। सो तुम डिपार्टमेंट्स बनाओगे, उसके बाद कंपनी एम्प्लॉयज बनाओगे, उसके एट्रीब्यूट्स लिखोगे, ठीक है। ऐसे करते करते एक एक लाइन पढ़नी है और ईआर डायग्राम बनाना है। सो अभी तुम क्या करोगे पता है क्या? बस ये इतना क्वेश्चन देखो और ये बिना देखे ट्राई करो बनाने का, ठीक है। और ये सेम नहीं दिखना चाहिए सबका ईआर डायग्राम, बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स दिए वो सारे मेंशन होने चाहिए, एंटिटीज मेंशन होनी चाहिए और रिलेशनशिप्स मेंशन होनी चाहिए, बस, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम मतलब ईईआर। ईआर डायग्राम इज एडवांस वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम, ठीक है। यूज व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा एंड रिलेशनशिप्स इन आवर डेटाबेस, ठीक है। मतलब जब जो अपने को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखनी है ना, तब अपन ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड करता है ईआर मॉडल को बाय एडिंग मोर पावरफुल फीचर्स, इसीलिए उसको एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स है? स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, कैटेगराइजेशन और एग्रीगेशन, चार चीज़ें, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मतलब डिवाइड करना है जनरल एंटिटी को इनटू मोर स्पेसिफिक सब एंटिटीज, मतलब एम्प्लॉय को मैनेजर है, टेक्नीशियन है, क्या है ये देखो। जैसे कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या है? टेस्टर है या डेवलपर है, ठीक है। सो ये एम्प्लॉय को और छोटे छोटे पार्ट्स में स्पेशलाइज कर रहा है, ठीक है। जनरल एंटिटी है एम्प्लॉय, उसको स्पेसिफिक सब पार्ट में डिवाइड कर रहा है, स्पेशलाइजेशन दे रहा है कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ना, कि एम्प्लॉय टेस्टिंग में स्पेशलाइज्ड है तो टेस्टर है, डेवलपमेंट में स्पेशलाइज है तो डेवलपर, ऐसे। उसके बाद जनरलाइजेशन मतलब यहाँ पे जो हो रहा है इसका उल्टा नीचे हो रहा है, कंबाइनिंग मल्टीपल सिमिलर एंटिटीज इनटू वन जनरल एंटिटी, मतलब ये देखो ऐसे कि फैकल्टी, स्टूडेंट, ये सब क्या है? पर्सन है ना। तो ये जो एंटिटीज है इनको एक जनरल एंटिटी मतलब पर्सन, इसमें कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कार, ट्रक, ये सब व्हीकल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन और यूनियन टाइप। कैटेगराइजेशन मतलब एंटिटी दैट इज अ सब क्लास ऑफ मोर देन वन पेरेंट, ठीक है। जैसे कि एक बैंक अकाउंट है दैट कैन बिलोंग टू बोथ कंपनी एंड पर्सन, ठीक है। मतलब एक एंटिटी है जो सब क्लास है मोर देन वन एंटिटी का, मतलब ये देखो। अभी इसको कैसे लिखोगे? एक बैंक अकाउंट बनाना और उसके ऊपर दो एरो कर देना, एक पर्सन को जाएगा, एक कंपनी को जाएगा, इजी, ठीक है। मतलब एक एंटिटी है जो मोर देन वन पेरेंट है उसका, मतलब ऊपर दो चीजें होंगी, नीचे एक ही सब क्लास है, ठीक है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब टेस्टिंग अ रिलेशनशिप इज एज एन एंटिटी सो इट कैन पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जांपल टीचर्स, सब्जेक्ट। टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स का क्या होगा? टीचर और सब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी फॉर शेड्यूलिंग, ठीक है। एग्रीगेशन मतलब बेसिकली क्या है? ये देखो, ट्रीटिंग अ रिलेशनशिप एज एन एंटिटी सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन अदर रिलेशनशिप, मतलब एक एंटिटी जो एक रिलेशनशिप है ना, उसको एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये एक रिलेशनशिप है और ये एक एंटिटी की तरह यूज करे कि मशीनरी है, जो प्रोजेक्ट है वो वर्क्स फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, और इसको क्या रिक्वायर है? मशीनरी रिक्वायर है, ये एग्रीगेशन है, ठीक है।
एक बार वापस पढ़ लो, समझ आओगी। ठीक है, ये सिंबल्स है। एंटिटी कैसे दिखाओगे? रेक्टेंगल में। एट्रीब्यूट कैसे दिखाओगे? ओवल। रिलेशनशिप डायमंड। स्पेशलाइजेशन ट्रायंगल ऐसे नीचे, जनरलाइजेशन ऊपर ट्रायंगल में, और एग्रीगेशन बॉक्स अराउंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये देखो एग्रीगेशन मतलब क्या है, ये जो रिलेशनशिप है इसके अराउंड एक बॉक्स बना दिया, ये एक नई चीज है। उसके बाद जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ये दो नई चीजें, इसमें नए सिंबल। ये जनरलाइजेशन में ऊपर ट्रायंगल है, स्पेशलाइजेशन में नीचे। अभी एक एम्प्लॉय को स्पेशलाइज कर रहे, तोड़ रहे हैं ना नीचे, इसीलिए ट्रायंगल नीचे। जनरलाइज में दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल ऊपर है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद व्हाट इज स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन इन XER डायग्राम। ठीक है, ये हमने अभी देखा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाई डू वी नॉट डिस्प्ले द डिफरेंस इन स्कीमा डायग्राम। स्पेशलाइजेशन मतलब देखा, एक को सब क्लासेस में डिवाइड करना। ठीक है, फॉर हायर लेवल एंटिटी बेस्ड ऑन सम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक ब्रेकिंग अ बिग ग्रुप इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे कि एम्प्लॉय का स्पेशलाइजेशन होगा इंजीनियर, मैकेनिज्म, इंटर्न, डेवलपर, ठीक है, डिजाइनर, वो सारा चीज। जनरलाइजेशन मतलब वो भी देखा आपने, इसका रिवर्स होता है, कंबाइनिंग मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज इनटू अ हायर लेवल सब सुपर क्लास। ठीक है, जैसे कि कार, ट्रक, ये सारी चीजों को एक ही जनरल एंटिटी मतलब व्हीकल में हम एक साथ कर देते हैं। व्हाई डोंट वी डिस्प्ले द डिफरेंस इन स्कीमा डायग्राम्स? बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर बोथ स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन लीड्स टू सेम रिजल्ट, और सुपर क्लास और हाइकर्स हायरार्ची। अभी ध्यान से देखो कि एक हायरार्ची है ना, एक सुपर क्लास और सब क्लास हायरार्की है। ठीक है, सो दोनों में वही सेम रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए हम वो नहीं दिखाते। ठीक है, स्कीमा इज सेम, सो वेन एवर वी वेंट टॉप डाउन जो स्पेशलाइजेशन है, और बॉटम अप जो जनरलाइजेशन है, द फाइनल स्कीमा इज सेम। मतलब वन पेरेंट एंटिटी होगी, वो सब सब एंटिटीज होंगी, और इनहेरिटेंस होगा एट्रीब्यूट का। सो इसीलिए हम इसका डिफरेंस नहीं दिखाते। ठीक है, स्कीमा डायग्राम शोज द रिजल्ट नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन नहीं दिखाता, स्कीमा डायग्राम क्या दिखाता है? रिजल्ट। और अगर रिजल्ट सेम है तो स्कीमा डायग्राम में क्यों दिखाएंगे हम? दैट्स व्हाई विजुअल लुक्स द सेम। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, a weak entity set can always be made into strong entity set by adding to attributes the primary key attributes of its identifying entity set. Outline what sort of redundancy will result if we do so while converting the tables. मतलब क्या है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यस, अ वीक एंटिटी सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अपन ने ऊपर देखा था क्या होता है वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, सो हम हमें पूछ रहा है कि जो वीक एंटिटी सेट है उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, चलो, डिवाइस हो जाएगा तुम्हारा भी। बहुत सारे एंटिटीज का सेट एक साथ होती है तो उसको कहते हैं एंटिटी सेट। ठीक है, उसमें हमने देखा था स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग होते हैं इंडिपेंडेंट, वीक होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, आओ। ठीक है, तो एक वीक एंटिटी को अपन स्ट्रॉन्ग एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बाय एडिंग प्राइमरी की? तो यस, कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट टू इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऐसा करेंगे तो वो वीक एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बन सकता है। दिस मेक्स इट सेल्फ आइडेंटिफाइबल, रिमूविंग द नीड ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप। हाउएवर द कन्वर्जन लीड्स टू रिडंडेंसी। इससे रिडंडेंसी हो सकती है। ठीक है, अभी रिडंडेंसी कैसे हो सकती है? व्हेन वी ऐड प्राइमरी की टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, टू वीक एंटिटी tuple, that key gets repeated unnecessary for ऑल रिलेटेड वीक एंटिटीज। ठीक है, मतलब अपन क्या करते हैं, जब एक प्राइमरी की है जो मोस्टली एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को होती है, उसको अपन टू एवरी वीक एंटिटी टपल, हर एक वीक एंटिटी टपल को दे, तो वो जो की है वो रिपीट होती है अननेसेसरी फॉर ऑल रिलेटेड वीक एंटिटीज। ठीक है, एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग आईडी, एड्रेस। ठीक है, वीक एंटिटी क्या है? रूम, रूम नंबर, फ्लोर। आइडेंटिफाइड बाय बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग से आइडेंटिफाई हो रहा है। इफ वी कन्वर्ट रूम इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वी विल ऐड बिल्डिंग आईडी टू इट। ठीक है, सो रूम, रूम नंबर, फ्लोर और बिल्डिंग आईडी। अभी बिल्डिंग आईडी ऐड कर दी तो वो स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, नाउ ईच रूम इन बिल्डिंग आईडी विल बी स्टोर्ड रिपीटेडली। मतलब एक ही बिल्डिंग है, समझो बिल्डिंग आईडी है 1, सो पहले बिल्डिंग में अगर 1000 रूम्स है तो हर एक रूम में बिल्डिंग आईडी 1 1 1 1 1 1 वो रिपीट होती जाएगी। ठीक है, इससे रिडंडेंसी बढ़ती।
ठीक है। रिडंडेंसी से क्या होता है, डेटा रिपीट होता है, स्पेस वेस्ट होती है, ठीक है। अपडेट एनोमलीज, अगर कोई एनोमली हो गई, इफ द बिल्डिंग आईडी और द फॉर्मेट चेंजेस वी मस्ट अपडेट इट मल्टीपल बेसिस, मतलब अगर बिल्डिंग आईडी चेंज हो गई तो हमें 1000 रूम्स के लिए सब जगह पे 1 से जो भी चेंज हो गई, अगर 2 हो गई तो सब जगह 1 से 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या, ऑल्दो कन्वर्टिंग अ वीक एंटिटी इनटू स्ट्रांग एंटिटी इज पॉसिबल, जैसे अपन ने यहाँ पे किया कि रूम वीक था पर उसको अपन ने बिल्डिंग आईडी डाल के स्ट्रांग कर दिया, वो पॉसिबल है पर उससे रिडंडेंसी होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वीक एंटिटीज आर बेटर मॉडलिंग आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स, नॉट बाय फोर्सफुली मेकिंग देम स्ट्रांग, ठीक है। उसको फोर्सफुली अपन स्ट्रांग नहीं बनाते इसे, ठीक है। उसके बाद अभी देखो कीज होती है, वो भी एक बार देख लो। तुम बोलोगे भाई तुम प्राइमरी की बोल रहे हो, क्या होता है वो, देखो 3 टाइप्स की होती है। कैंडिडेट की क्या होती है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। कैंडिडेट की क्या कर सकती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इन अ टेबल। अरे हो जा हाईलाइट यार, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है रिकॉर्ड इन अ टेबल। एग्जाम्पल क्या है, इन पर्सन ड्राइवर आईडी नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फो टेबल, ड्राइवर आईडी इज यूनिक फॉर ईच पर्सन, ठीक है। सो ड्राइवर आईडी इज अ कैंडिडेट की, समझे। सो ड्राइवर आईडी क्या कर सकती है, हर एक ड्राइवर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। इफ देयर वर 2 यूनिक कॉलम्स से पासपोर्ट नंबर ड्राइवर आईडी, बोथ वुड बी कैंडिडेट कीज, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, among all candidate keys the one we choose to identify record is called the primary key। अभी बहुत सारे कैंडिडेट की होती है पर एक की को अपन चूज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, उसको कहते हैं प्राइमरी की। वी चूज ड्राइवर आईडी एज द प्राइमरी की इन पर्सन टेबल बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। हर एक ड्राइवर की ड्राइवर आईडी पर्सन, हाँ सॉरी, ड्राइवर की ड्राइवर आईडी होगी, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट, नल नहीं होगी वो कभी, और यूनिक फॉर ईच पर्सन, यूनिक भी होगी, ठीक है। सो याद रखना प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। प्राइमरी की क्या होगी, अपनी ड्राइवर आईडी, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, हो सकती है, ठीक है। अभी फॉरेन की क्यों यूज करते हैं, फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। देखो, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट वन टेबल, attribute in one table that refers to the primary key of another table, ठीक है। क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन देम, मतलब एक टेबल में फॉरेन की होती है, वो फॉरेन की दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफर करती है, जिससे उन दो टेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है, लिंक बिल्ड होती है। इन द ओन्स ड्राइवर आईडी लाइसेंस, ठीक है। ड्राइवर आईडी रेफर्स टू पर्सन टेबल जो फॉरेन की है, और लाइसेंस रेफर्स टू कार टेबल जो फॉरेन की है, ठीक है। ये देखो, फॉरेन की क्या है, ड्राइवर आईडी, लाइसेंस, रेफरेंसेस क्या है, पर्सन आईडी, कार, लाइसेंस, ठीक है। ये सारी दूसरे टेबल से जिसमें हम ड्राइवर आईडी को दूसरे टेबल की प्राइमरी की को प्राइमरी की से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पर्सन ड्राइवर आईडी नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फो, ये एक लाइन देखी है, तो मैं बोलेंगे कीज आइडेंटिफाई करो। सो इसमें प्राइमरी की क्या है, ड्राइवर आईडी क्या है, प्राइमरी की हो गई, ठीक है। ड्राइवर आईडी हो गई तुम्हारी प्राइमरी की। उसके बाद कार, लाइसेंस, मॉडल ईयर, इसमें क्या है, लाइसेंस हो गई तुम्हारी प्राइमरी की, ठीक है, हो गया। अभी ओन्स ड्राइवर आईडी और लाइसेंस, इसमें ड्राइवर आईडी क्या है और लाइसेंस दोनों प्राइमरी की हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिक है, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, कभी नल नहीं हो सकते। और फॉरेन की क्या है, ड्राइवर आईडी पर्सन को बता सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइमरी की मतलब ड्राइवर आईडी पर्सन को रेफर कर सकते हैं, और इसका लाइसेंस भी, अगर लाइसेंस प्राइमरी की पकड़ी तो वो भी कार को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई कीज, ये भी इजी था, ठीक है। सो हमने पूरा यूनिट कवर कर दिया है, तुम्हें बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हार्डली एक दो पेजेस के नोट्स है, ये इतने लर्न करके जाना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।